नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य के अध्ययन के क्रम में आज हम बात करने वाले हैं बिहार की जलवायु के बारे में। और बिहार की जलवायु के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक हम क्लाइमेट नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम बिहार की जलवायु के बारे में जानकारी हमें नहीं होगी, तब तक हम वहाँ की मृदा के बारे में और वहाँ के उद्योग धंधों के बारे में या वहाँ के खनिजों के बारे में हम उतनी अच्छी तरीके से जानकारी नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में कृषि के बारे में भी यदि आपको जानकारी करनी है तो जरूरी है कि वहाँ की जो मृदा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मृदा के बारे में आप तब अनुमान लगा सकते हैं, मृदा के बारे में आप तब जानकारी कर सकते हैं जब आपको स्थान विशेष की जलवायु के बारे में पता हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है जलवायु। और ये जाना पहचाना नाम है। भारत के भूगोल में भी आपने इसको पढ़ा होगा, जब आपने भूगोल शब्द पढ़ा होगा तो वहां पर भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं जलवायु या क्लाइमेट को, ये हम देखने वाले हैं बिहार के विशेष संदर्भ में। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला शब्द जो यहाँ पे प्रश्न बनता है जब हम बात करते हैं जलवायु की, तो जलवायु होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दें कि किसी भी स्थान विशेष की बात करें, जैसे हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं तो हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, मतलब बिहार के वातावरण की, बिहार राज्य विशेष के वातावरण की जो दीर्घकालिक स्थिति है उसी को आप जलवायु कहते हो। या दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए किसी भी स्थान विशेष के, किसी भी स्थान विशेष के वातावरण के जो दीर्घकालिक, वातावरण की जो दीर्घकालिक स्थिति होती है उसी को आप जलवायु कहते हैं। मतलब किसी भी स्थान विशेष के वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति को आप जलवायु कहते हो। जब बिहार राज्य की आप बात करोगे, मतलब बिहार राज्य विशेष के वातावरण की जो दीर्घकालिक स्थिति है उसको आप बिहार की जलवायु के नाम से जानोगे, बिहार की जलवायु के अंतर्गत उसको आप पढ़ोगे। इसमें एक चीज और आप सबको याद रखना है, एक चीज और ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, जैसे हम जलवायु की बात कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक शब्द और आता है जो प्रयोग किया जाता है अक्सर जब हम जलवायु पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं मौसम। मौसम और जलवायु ये दो शब्द हैं, लेकिन इसमें कुछ समानता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। मौसम, मौसम शब्द आप जानते होंगे। मौसम क्या है? मौसम की जब आप बात करते हो तो किसी स्थान विशेष की जो अल्पकालिक घटना होती है, किसी स्थान विशेष की जो अल्पकालिक घटना होती है, उस अल्पकालिक घटना को आप मौसम के नाम से जानते हो। और जलवायु क्या हो गई? जलवायु जो है आपकी ये दीर्घकालिक घटना हो गई। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए जलवायु क्या है। जलवायु दीर्घकालिक घटना है और मौसम की जब आप बात करते हो तो ये अल्पकालीन घटना है। ठीक है, अल्पकालीन घटना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मौसम और जलवायु में सबसे पहले अंतर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब हम जलवायु पढ़ते हैं, जैसे भारत की जलवायु के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु कही जाती है। भारत की जो जलवायु है उसको हम पढ़ते हैं कि ये मानसूनी जलवायु है, क्योंकि बिहार भी भारत राज्य के अंतर्गत ही एक राज्य है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बिहार की जो जलवायु है वह भी मानसूनी प्रकार की ही होगी। आइए कुछ चीजें और समझ लेते हैं जिससे हमारी जो चर्चा है वो थोड़ी सी और सार्थक हो पाएगी और कुछ जो हमारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे होंगे, इसके अलावा एक दूसरा आपको ये चित्र आप देख रहे होंगे, इसमें आपको स्पष्ट तौर पे कुछ जानकारी दी गई है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे विषुवत रेखा के बारे में। ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा, ये ग्लोब बना हुआ है, ये आपकी विषुवत रेखा है। ठीक है, इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे क्या होता है? कर्क रेखा आपकी होती है। और मकर रेखा की बात करें तो 23.5 अंश या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आपको देखने को मिलता है मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं आपको पता हो गई, ये ग्लोब के बारे में आपने देख लिया। अब बिहार राज्य की जब अवस्थिति की हम बात करते हैं तो आप देखते हैं बिहार राज्य के जो अक्षांश हैं वो कर्क रेखा के उत्तर में देखने को मिलते हैं। 23.5 डिग्री के बाद ही शुरू होता है, मतलब बिहार की जो अवस्थिति होगी वो आपको देखने को मिलेगी 23.5 के उत्तर में। मतलब यदि 23.5 डिग्री ये रेखा है, कर्क रेखा आपकी ये रेखा है, तो मतलब बिहार की जो अवस्थिति होगी वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। मतलब बिहार की जो अवस्थिति है वो आपको देखने को मिलती है कर्क रेखा के उत्तर में।
कर्क रेखा के उत्तर में आपको बिहार की अवस्थिति देखने को मिलती है। अब जैसे बिहार की अवस्थिति आपको कर्क रेखा के उत्तर में देखने को मिली, उससे पहले वहां पे जाएं तो कुछ जानकारी आपको और बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आप देखते होंगे, जो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, भौतिक भूगोल में आपने पढ़ा होगा कि इस रीजन को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये जो लाइन होती है, ये जो स्पेस होता है, ये जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसके बाद 23.5 के ऊपर जो 66.5 डिग्री रेखा होती है, ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी होगी 66.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री की ये जो रेखा होती है, इसको आप बोलते हो उपोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हो? इस रीजन को आप क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलते हो शीतोष्ण। याद रखिएगा, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हो? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो ये चीज आपको पता हो गया कि उष्ण कटिबंध कहां पे है, शीतोष्ण कटिबंध कहां पे है, ये आपको पता हो गया। तो बिहार की जो अवस्थिति है, यदि हम बात करें, जब बिहार की अवस्थिति की बात करते हैं, क्योंकि ये कर्क रेखा से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है इसकी, तो इसको बोलते हैं उपोष्ण। तो पहली बात, बिहार किस कटिबंध में है? बिहार उपोष्ण कटिबंध में आपको देखने को मिलता है। एक बेसिक जानकारी आपको यह होनी चाहिए, ये आप भौतिक भूगोल में पढ़े होंगे, तो इस पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब एक चीज और आप जानिएगा, आपने सुना होगा कि सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य दक्षिणायण होता है। सूर्य के बारे में जब बात करें तो आपको विषुवत रेखा सबसे पहले याद आनी चाहिए। विषुवत रेखा इसलिए याद आनी चाहिए कि सूर्य सबसे ज्यादा, सूर्य का जो ताप मिलता है या सूर्य तप जो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, वो कहां प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है विषुवत रेखा पर। सूर्य तप सबसे ज्यादा कहां प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा प्राप्त होता है विषुवत रेखा पर। इसीलिए विषुवत रेखा पर जो भी देश होते हैं वहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि विषुवत रेखा पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत पड़ती हैं। एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, हालांकि विषय नहीं है बताने का, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि सूर्य की जो गति होती है, सूर्य का जो मूवमेंट होता है, जैसे आपने सुना ना उत्तरायण, आपने सुना दक्षिणायण, सूर्य दक्षिणायण मूवमेंट है कर रहा है, उत्तरायण मूवमेंट कर रहा है। तो ये जो आप उत्तरायण और दक्षिणायण की बात आप करते हो, इसमें क्या होता है कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है, सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है तो इसको बोलते हो सूर्य का उत्तरायण। और सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मूवमेंट करता है तो इसको आप बोलते हो दक्षिणायण। तो ये आपको अवश्य पता होना चाहिए कि उत्तरायण क्या होता है, दक्षिणायण क्या होता है। ये दोनों चीजें आपको बेसिक हैं, अवश्य और अनिवार्य रूप से पता होनी चाहिए। अब एक चीज और, जैसे मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सूर्यातप का सबसे ज्यादा प्रभाव विषुवत रेखा पर देखने को मिलता है। क्या विषुवत रेखा के अतिरिक्त भी कहीं सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं? जी हाँ। आप याद रखिएगा कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही सूर्य मूवमेंट करता है। कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही सूर्य मूवमेंट करता है। और इसमें कुछ तिथियां हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे 21 जून की तिथि याद रखिएगा। 21 जून की तिथि जिसको बोलते हैं कर्क संक्रांति, ये क्या तिथि होती है? इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। और इसी के साथ साथ एक तिथि होती है जिसको बोलते हैं मकर संक्रांति, और ये 22 दिसंबर की तिथि होती है। और इस 22 दिसंबर की तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब सूर्य का जो मूवमेंट है वो कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा तक होता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि क्या सूर्य कभी कर्क रेखा से, यदि हम बात करें तो ऊपर शीतोष्ण कटिबंध में मूवमेंट करता है? जी नहीं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के एबव सूर्य कभी नहीं जाता और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के विरुद्ध
आप कह सकते हो उसके बियॉन्ड कभी सूर्य नहीं जाता है। तो मतलब सूर्य का जो मूवमेंट है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही होता है। और आपने मानसून पढ़ा होगा तो मानसून में इस बात का जिक्र किया गया होगा, क्योंकि मानसून जब आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं मानसून सिर्फ और सिर्फ सूर्य के मूवमेंट का परिणाम ही है। जब आपको सूर्य का मूवमेंट समझ में आ जाएगा तो आपको मानसून समझने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ जब आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, तो वो सूर्य के मूवमेंट का ही परिणाम है और ITCZ का ही परिणाम है मानसून। तो जब मानसून आप पढ़े होंगे तो वहां से ये चीजें आपकी क्लियर होंगी। वो यहाँ का विषय नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं। एक बेसिक जानकारी और, जैसे आपने देखा कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और 21 मार्च को जो है ये सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है। और दूसरा जो है वो आपको देखने को मिलता है कि 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमक, मतलब सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर 2 बार वर्ष भर में लंबवत चमकता है। एक तिथि आपकी आती है 23 सितंबर की और दूसरी तिथि आपकी आती है 21 मार्च की, और इसको विषुव बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को हम विषुव नाम से जानते हैं। मतलब इस दिन क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो एक चीज ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे गौर करने वाली एक बात है कि जैसे यदि हम मान लें कि 21 मार्च को सूर्य जो है ये विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है। मतलब 21 मार्च की जब हम बात कर रहे हैं, सूर्य उत्तरायण हो रहा है। क्या हो रहा है? सूर्य उत्तरायण हो रहा है। और आपने देखा है कि 21 मार्च के बाद 21 जून को सूर्य कर्क रेखा तक पहुंच गया। मतलब यदि मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई और मई से जून, मतलब 3 महीने की बात करें तो 3 महीनों में सूर्य जो है वो लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश का मूवमेंट सूर्य दिखाता है। तो यदि हम इस आधार पे कहें तो आप कह सकते हो सूर्य एक माह में 8 डिग्री अक्षांश की गति करता है। सूर्य एक माह में लगभग 8 डिग्री अक्षांश की गति करता है। और जब आप मानसून पढ़ेंगे तो वहां पे ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने सूर्य की स्थितियों के बारे में समझ लिया। सूर्य की स्थितियों के बारे में आपने समझ लिया कि उत्तरायण क्या होता है, दक्षिणायण क्या होता है, सूर्य कब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, सूर्य कब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, सूर्य कब विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इन सब चीजों को आज आपने समझ लिया। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ नोट कराने को नहीं है। ठीक है। याद रखिएगा, ज्यादातर चीजें आपको इसी क्लास से ही नोट करनी पड़ेंगी। अब यदि हम बिहार की जलवायु की बात कर लें, अब हम अपने आ जाते हैं विषय वस्तु पर और हम बात कर लेते हैं बिहार की जलवायु के बारे में। बिहार की जब आप जलवायु के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपने एक देखा कि बिहार राज्य की जब आप बात करते हो तो आपने देखा ये कर्क रेखा के आपके उत्तर में देखने को मिलता है। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में आपको देखने को मिलता है। और उस आधार पे यदि हम बात करें तो हमने देखा कि यह उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में अवस्थित है। अभी हमने बताया भी था कि यह कहां पे अवस्थित है, ये उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में अवस्थित है। उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में ये अवस्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर ये उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में अवस्थित है तो आपको यह भी देखना है कि भारत में, आप जानते हैं भारत के लिए मानसूनी शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इसीलिए आप कहीं कहीं पढ़ते होंगे कि क्योंकि बिहार की जलवायु पर मानसून का भी प्रभाव पड़ता है। बिहार जो राज्य है इसकी जलवायु पर मानसून का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए कई बार यह भी कहा जाता है कि बिहार की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की भी है। यह भी आपसे बोला जाता है, यह भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है। क्योंकि मानसून के प्रभाव के कारण नमी बनी रहती है और इसीलिए कहा जाता है बिहार की जो जलवायु है वो आर्द्र उपोष्ण भी है। क्या है? आर्द्र उपोष्ण जलवायु भी है बिहार की। क्यों? क्योंकि मानसून के कारण यहाँ की हवाओं में नमी होती है और इसलिए आर्द्र उपोष्ण जलवायु का क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। तो प्रत्येक रीजन आप समझ रहे हो कि उपोष्ण कटिबंध
आपने देखा कि उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र, आपने देखा कि बोला जाता है कि बिहार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु पर मानसून का भी प्रभाव है। मानसून का प्रभाव होने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, मानसूनी जलवायु का क्षेत्र। और यह भी देखा क्योंकि मानसून का प्रभाव है, हवाओं में नमी रहती है, और इसी के कारण इसको आर्द्र उपोष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। आर्द्र उपोष्ण क्षेत्र वाली जलवायु भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब एक चीज और आपको देखने को मिलता है कि स्थान विशेष या जो जलवायु होती है किसी भी राज्य की, किसी भी स्थान की, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, अभी तक जितना आपने समझा है उस आधार पे यदि हम बात करें तो आपको बताना चाहिए कि जलवायु को सबसे ज्यादा कौन सा कारक प्रभावित करता है। अभी तक की जितनी चर्चा हुई है उसमें विभिन्न रेखाओं की चर्चा हुई है, चाहे वो विषुवत रेखा की चर्चा हुई हो, चाहे वो कर्क रेखा की चर्चा हुई हो, चाहे वो मकर रेखा की चर्चा हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब किसी स्थान विशेष की जलवायु की बात करते हैं तो उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारकों में वहां का स्थान विशेष का अक्षांशीय विस्तार महत्वपूर्ण होता है। मतलब अक्षांशीय विस्तार किसी भी स्थान विशेष की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहला जो यहां से निकल के आता है वो है अक्षांशीय विस्तार, क्योंकि बिहार उपोष्ण कटिबंध में है। हमने देखा क्या है, बिहार किस कटिबंध में आता है, बिहार उपोष्ण कटिबंध में आता है। हमने अभी देखा क्योंकि बिहार का जो विस्तार है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब बिहार किस रीजन में आता है, उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि दूसरा महत्वपूर्ण जो कारण होता है वह होता है स्थान विशेष की समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी जो है एक महत्वपूर्ण कारक है किसी भी स्थान विशेष की जलवायु को निर्धारित करने में। उदाहरण के तौर पे यदि आप किसी भी तटीय राज्य में गए होंगे, आज तक यदि आप किसी भी तटीय राज्य में गए होंगे तो आपको देखने को मिलता है कि जो तटीय राज्य हैं हमारे, उस स्थान विशेष में जब आप गए होंगे तो वहां की जलवायु में बहुत ज्यादा आप कह सकते मौसम में ना जो विभिन्न मौसम होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें शीत ऋतु की बात करोगे, ग्रीष्म ऋतु की बात करोगे तो बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलता। ऐसा नहीं होगा कि ग्रीष्म काल में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, शीत काल में बहुत ज्यादा सर्दी होगी, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि वहां का जो समुद्र होता है, आप जानते हैं समुद्र के बारे में एक विशेषता आप जानते होंगे कि समुद्र देरी से जो है वो गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। स्थल विशेष के बारे में आप जानते हैं कि स्थल जो है वो तेजी से जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा होता है। और इस पे भी हम आएंगे तो इतना याद रखिएगा कि समुद्र से जो दूरी होती है वो जलवायु पर प्रभाव डालती है। दूरी जितनी ज्यादा अधिक होगी, समुद्र से यदि दूरी अधिक होगी तो वहां पे महाद्वीपीय जलवायु के प्रभाव देखने को मिलेंगे। और इसी कारण बिहार में भी महाद्वीपीय जलवायु के आप कह सकते हो कि कारण देखने को मिलते हैं। मतलब बिहार में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है और ये बहुत कठोर जलवायु होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें यह भी याद रखना है कि इस प्रकार की जो जलवायु होती है महाद्वीपीय जलवायु, गर्मी में अत्यधिक गर्मी और शरद ऋतु में अत्यधिक सर्दी आपको देखने को मिलती है। तो बहुत कठिन जलवायु आपको देखने को मिलती है। बिहार के समुद्र की दूरी यदि हम बात करें लगभग 200 कुछ किलोमीटर देखने को मिलती है, मतलब दूरी पर्याप्त है। तीसरा कारण यदि हम बात करें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में, तीसरा कारण यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है हिमालय की स्थिति। बिहार के बारे में हम बात कर रहे हैं, उच्चावच की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे क्योंकि बिहार के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जो स्थान विशेष की स्थलाकृतियां हैं, उच्चावच हैं, वो प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो उत्तर का जो हिमालय है ये स्थान विशेष की बिहार की जलवायु में प्रभाव डालता है। कैसे? यदि हिमालय नहीं होता, यदि हिमालय नहीं होता, क्योंकि बिहार राज्य आप देखें बिहार का जो उत्तरी भाग है, जो चंपारण वाला एरिया है किशनगंज तक, वहां पे आपको देखने को मिलता है कि शिवालिक रेंज का विस्तार देखने को मिलता है। मतलब यदि बिहार में
बिहार के उत्तर में हिमालय नहीं होता तो आपको देखने को मिलता कि बिहार के जो उत्तरी जिले हैं वहां पे ना ही उतनी अधिक वर्षा होती और ना ही वहां पे आपको, आप कह सकते हो कि मानसूनी जलवायु देखने को मिलती। तो क्यों ना, आपने देखा कारण के रूप में कि हिमालय है क्या करता है कि जो मानसूनी पवनें होती हैं उनको रोकता है, मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराता है। तो उस स्थान विशेष, विशेष रूप से बिहार के जो उत्तरी जिले हैं उनकी जलवायु को निर्धारण करने में हिमालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हिमालय नहीं होता तो मानसूनी पवनें आराम से उस स्थल खंड से होकर गुजर जाती, कोई वर्षा नहीं कराती, क्योंकि कहीं उनको अवरोध नहीं मिलता, अवरोध उत्पन्न नहीं होता तो वो वर्षा नहीं कराती, मतलब वो जो क्षेत्र है पूरा का पूरा वो शुष्क रह जाता। दूसरी तरफ साइबेरियन पवनों को रोकता है। आपने पढ़ा होगा कि हिमालय जो है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। अब आप सोचिए यदि हिमालय नहीं होता तो क्या ग्रीष्म काल में भारत में वर्षा होती? बहुत कम होती, बहुत सीमित होती। क्यों? क्योंकि साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं, जब ग्रीष्म काल में सूर्य हमारा उत्तरी गोलार्ध में होता है, जब तिब्बत का पठार पूरा गर्म होता है, हिमालयन एल्बिडो काम करता है, साथ ही साथ राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है ये गर्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे आप जानते हैं कि जब कोई स्थलखंड गर्म होता है मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा, ताप ज्यादा होगा, तो क्या होगा, दाब वहां पे कम होगा, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी और उनका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं इधर खींची चली आती हैं समुद्र से, और इसी से मानसून का आगमन होता है। यदि साइबेरिया की हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया की जो हवाएं थी वो उत्तर भारत में पूरा प्रभाव डालती, मतलब जो तिब्बत के पठार के गर्म होने की घटना आप देखते हो, हिमालयन एल्बिडो की आप बात करते हो, थार के मरुस्थल के गर्म होने की बात करते हो, जो मानसूनी पवनों को खींचता है अपनी तरफ, वो नहीं होता और मानसूनी पवनें भारत भूमि की तरफ मूवमेंट नहीं करती। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिमालय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे यदि हम बात करें अगला चौथा महत्वपूर्ण कारण, तो चौथा महत्वपूर्ण कारण है सौर विकिरण। सौर विकिरण एक महत्वपूर्ण कारण है स्थान विशेष की जलवायु में। सौर विकिरण, सौर विकिरण क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे अभी हमने आपको समझाया हिमालय के बारे में, सौर विकिरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य उत्तरायण होता है, ठीक है, उत्तरायण होता है, इस तरह से समझिए, मान लीजिए ये आपका ग्लोब है या मैप आप समझ लीजिए, ठीक है, ये आपकी विषुवत रेखा है और ये बिहार राज्य आपको देखने को मिल रहा है। अब सूर्य उत्तरायण है, मतलब मान लीजिए सूर्य जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे चमक रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि बिहार राज्य में लंबवत तो ये चमकेगा नहीं, क्योंकि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी बिहार में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के बाद ये स्थलखंड है, ये गर्म होगा, और जब स्थलखंड गर्म होगा मतलब यहाँ पे ताप की अधिकता होगी, तो यहाँ से क्या होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी, ठीक है, हवाएं ऊपर उठेंगी, और जब हवाएं ऊपर उठेंगी मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का एरिया यहाँ पे विकसित हो गया, ठीक है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का एरिया विकसित हो गया। क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर का एरिया होगा। अब आप जानते हैं हवाओं के मूवमेंट के संबंध में कि हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, मतलब अब हवाओं का जो मूवमेंट है वो आप कह सकते हो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता है। तो यदि यही सौर विकिरण ना पड़ता, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे इतनी तेजी से ना पड़ता, मान लीजिए यही बिहार राज्य आपका ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के भी उत्तर में होता, ठीक है, गोलार्धों के समीप होता, तो क्या ऐसी परिस्थितियां बन पाती? नहीं बन पाती। तो इतना मानसून वो नहीं प्राप्त करता, क्योंकि वहां तक मानसून होते नहीं है, ठीक है, मानसूनी पौने वहां तक पहुंच नहीं पाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो एरिया गर्म है और वहां पे ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का एरिया नहीं बन पाता, या हाई प्रेशर लो प्रेशर का एरिया नहीं क्रिएट होता, और वहां पे वो चीजें नहीं हो पाती। तो एक चीज ये आपने समझा। अब इसके बाद बात आती है, सौर विकिरण हो गया, इसके बाद ऊंचाई की बात आती है, ठीक है, ऊंचाई की बात आती है। ऊंचाई की बात यदि हम बात करें तो आप जानते हैं स्थल विशेष की जो ऊंचाई है वो निर्भर करती है उस पर, मानसून का उससे संबंध है, जुड़ाव है। तो ऊंचाई पे हम नहीं जाएंगे, ऊंचाई के बारे में बेसिक जानकारी हम समझ सकते हैं। वर्षा की जो मात्रा है,
देखो स्थान विशेष की जलवायु वर्षा की मात्रा पर तो निर्भर ही करती है। जहां पे खूब वर्षा होगी मानसूनी प्रकार की, जहां वर्षा नहीं होगी शुष्क जलवायु देखने को मिलेगी। तो वर्षा भी एक महत्वपूर्ण कारण है। वर्षा के बाद स्थलाकृति जैसे हमने बताया, तो स्थलाकृतियों में वो धरातलीय संरचना, स्थलाकृतियों में वो हिमालय वाला क्षेत्र आ गया। बहुत सारे बिहार में भी बहुत सारे पठारी क्षेत्र हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो छोटे उत्तर में चले जाओगे आप तो पर्वतीय क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, जो शिवालिक वाला एरिया देखने को मिलता है, तो वो भी इस पे निर्भर करते हैं। तो जलवायु के प्रभावित करने वाले कारकों में यदि आपसे लिखने को आ जाए, तो सबसे पहले किसी भी राज्य के बारे में बात करें या भारत के बारे में लिखने को आ जाए कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर टिप्पणी करिए, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका अक्षांशीय विस्तार रहेगा। इसी पर आपको सबसे ज्यादा जोर देकर लिखना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि बिहार की जलवायु पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो अक्षांशीय विस्तार का पड़ता है। हमने यह भी देखा, पढ़ा है हमने कि बिहार की जलवायु को बोला जाता है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु भी बोला जाता है। अब संशोधित महाद्वीपीय जलवायु में क्या मतलब होता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु मतलब कि जो महाद्वीपीय जलवायु होती है वो अत्यधिक कठोर होती है। संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का मतलब कि कठोरता थोड़ी सी कम हो जाती है। अब बिहार को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का क्षेत्र क्यों कहा जाता है, इसके बारे में सबसे पहला कारण आप जानते हैं बिहार क्या है? बिहार एक स्थल रुद्ध राज्य है। बिहार एक स्थल रुद्ध राज्य है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, बिहार एक स्थल रुद्ध राज्य है। स्थल रुद्ध होने के कारण यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? स्थल रुद्ध राज्य होने के कारण ही यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण देखने को मिलते हैं। महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि बिहार के उत्तर में, पहला, बिहार के उत्तर में हिमालय का विस्तार है। बिहार के उत्तर में हिमालय का विस्तार है, और हिमालय क्या करता है आपको पता है? मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराता है। साइबेरियन पवनों को रोककर भारतीय भूमि में मानसून के आगमन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इसके कारण आपको देखने को मिलता है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का एरिया देखने को मिलता है। दूसरा आपको देखने को मिलता है क्योंकि इसकी निकटता किससे है? बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता है, और बंगाल की खाड़ी से निकटता होने के कारण आपको देखने को मिलता है कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले जो चक्रवात होते हैं वो भारतीय भूमि में जब प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो वो बिहार को भी प्रभावित करते हुए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपको देखने को मिलता है कि जो शीत ऋतु में जो चक्रवात आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं, जो भूमध्य सागर से जिनकी उत्पत्ति होती है, वो भी बिहार को प्रभावित करते हैं। और इन्हीं तीन कारणों से ऐसा भी बोला जाता है कि बिहार में संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का भी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यह भी आपका स्पष्ट हो गया कि बिहार को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु क्यों कहा जाता है। उसके तीन ये कारण थे, ये तीन पता होना चाहिए। बिहार को महाद्वीपीय जलवायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्थल खंड है, ठीक है, स्थल रुद्ध राज्य है, इसलिए कहा जाता है। बिहार को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है, उसको भी आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बिहार की जलवायु में पाई जाने वाली भिन्नताओं के बारे में। बिहार के जलवायु में पाई जाने वाली भिन्नताओं के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, बिहार की जलवायु में पाई जाने वाली भिन्नताओं की बात हम करते हैं। सबसे पहली बात, बिहार का मैप इसके लिए हमें ओपन करना है जिससे हम चीजों को समझ सकें। 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए, ये बिहार का मैप आपको देखने को मिल रहा है। अब बिहार के इस मैप में बिहार की जलवायु का हम अध्ययन कर रहे थे, और उसी के अध्ययन के क्रम में हम देखने वाले हैं जलवायु में पाई जाने वाली विभिन्नता। बिहार में जो जलवायु के स्तर पर विभिन्नता पाई जाती है वो हम देखने वाले हैं। बिहार की यदि हम बात करें तो दो एरिया में इसको डिवाइड करिए। पहला पूर्वी भाग और दूसरा आपका हो गया पश्चिमी भाग।
पहला पूर्वी भाग, दूसरा आपका हो गया पश्चिमी भाग। ठीक है, अब पूर्वी भाग में यदि हम बात करें, किशनगंज से अपनी चर्चा शुरू करिए। ये आपका हो गया पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग की यदि हम बात करते हैं तो यहां से आप ले लीजिए वेस्ट चंपारण, ये आपका हो गया पश्चिमी भाग। तो हमने बिहार को जलवायु को अध्ययन करने के लिए दो जो विभिन्नताएं प्रमुखता से पाई जाती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं, और इसको जानना भी चाहिए, कि बिहार में जो मानसून की प्राप्ति होती है, आप जानते हैं भारतीय मानसून, जब मानसून जो है वो भारतीय भूमि में प्रवेश करता है तो आपको देखने को मिलता है कि ये दो शाखाओं में बंट जाता है। अब ये दो शाखाएं कौन कौन सी देखने को मिलती हैं? पहली अरब शाखा आपको देखने को, अरब सागर की शाखा आपको देखने को मिलती है। दूसरी शाखा की यदि हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा देखने को मिलती है। तो पहला प्रश्न यही है कि बिहार जो मानसून की प्राप्ति होती है बिहार में, वो मानसून की किस शाखा द्वारा होता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा होता है या अरब सागर की शाखा के द्वारा होता है? तो आपको बता दें कि बिहार में लगभग 90%, ठीक है, मतलब बिहार में लगभग 90% जो वर्षा है वह कब प्राप्त होती है? सबसे पहले वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है, और वह भी किस शाखा से? वह भी बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। मतलब बिहार में जब मानसून शुरू होता है तो किस शाखा से शुरू होता है, किस शाखा के कारण शुरू होता है? वो शुरू होता है पूर्वी शाखा के कारण, जिसको बंगाल की खाड़ी की शाखा भी बोलते हैं। मतलब कुछ इस तरह से बंगाल होकर मानसून बिहार में एंटर करता है। और जब बिहार में एंटर करता है तो आप जानते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से होकर आ रहा है, नमी की अधिकता है, नमी पर्याप्त है, तो ये क्या करेगा कि किशनगंज से होते हुए ये बारिश शुरू करता है। क्योंकि किशनगंज सबसे पहले पड़ता है, इसीलिए सबसे ज्यादा वर्षा जो प्राप्त होता है बिहार के किसी जिले में, वो किशनगंज है। क्योंकि जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा, इसमें हवा में जो नमी है वो कम होती जाएगी, और जब जैसे जैसे नमी कम होती जाएगी वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी कम होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम बिहार में पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब बिहार के यदि हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। मतलब पूर्वी भाग में क्या होता है? पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलता है पहला तो अत्यधिक वर्षा, ठीक है, और अत्यधिक वर्षा क्योंकि पूर्वी भाग में देखने को मिलता है, और इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है? वो आर्द्र जलवायु आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आर्द्र जलवायु आपको देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि वर्षा का जो अनुपात है वो कम होता जाता है, और इसी के कारण यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? अर्ध शुष्क जलवायु, पूरी तरह से शुष्क नहीं, अर्ध शुष्क जलवायु आपको देखने को मिलती है। ये आपको पता हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको यह भी देखने को मिलता है कि बिहार में मानसून पूर्व भी वर्षा होती है। आप जानते हैं बिहार में ऐसा नहीं कि जून माह में ही वर्षा शुरू होती है, मानसून पूर्व भी बिहार में वर्षा शुरू होती है, और वह सबसे अधिक पूर्वी भाग में होती है। वह भी जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती है वहां पे वर्षा का रेशियो, वर्षा का अनुपात कम होते जाता है। अब आपने यह भी पढ़ा होगा, बिहार के जलवायु को जब बांटने की बात आती है, वर्गीकरण की बात आती है, तो कोपेन वर्गीकरण आपने सुना होगा। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर यदि हम बात करें तो बिहार की जलवायु को CWG कहते हैं। CWG कहते हैं। CWG में यदि हम बात करें तो C फॉर हो गया आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु। C से क्या हो गया? आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु। आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु। W का मतलब यहां पे क्या हो गया? W का मतलब हो गया शुष्क शीत ऋतु। क्या हो गया? शुष्क शीत ऋतु। जी का मतलब यहां पे क्या हो गया? जी का मतलब यहां पे हो गया मैदानी क्षेत्र। क्या हो गया? मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपने समझा कोपेन वर्गीकरण के अनुसार CWG बिहार की जलवायु को कहते हैं, और एक एक शब्द का मतलब आपने समझ लिया। आपने टिवार्था का भी नाम सुना होगा। टिवार्था के अनुसार यदि हम बात करें तो टिवार्था ने
बिहार की जलवायु को CAW और AW में डिवाइड किया था। टिवाथा के बाद एक तीसरा नाम आता है थानवार्ट का। थानवार्ट के अनुसार यदि हम बात करें तो CAW इन्होंने बांटा था बिहार की जलवायु को। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के संदर्भ में पूछा जाता है, तो जो भी आपकी पुस्तक होगी उसमें बहुत अच्छे से ये चीजें दी होंगी। अब हम बिहार की जलवायु को यदि हम वर्गीकृत करें कि बिहार की जलवायु को कितने भागों में बांटा जाता है, विशेष रूप से ये जो वर्गीकरण है, ये आपका इसका जो आधार है ये है आपका तापमान, वर्षा और वायुदाब। तो तापमान, वर्षा और वायुदाब के आधार पे यदि हम बिहार की जलवायु का वर्गीकरण करें तो 3 भाग में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, वर्गीकरण यदि हम जलवायु का करें बिहार के तो 3 भागों में किया जा सकता है। किसके आधार पे? ताप हो गया, ताप के साथ साथ दूसरा प्रमुख कारण यहाँ पे हो गया आपका वायुदाब और वर्षा। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से वर्गीकरण 3 भाग में होता है? पहला हो गया ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु के बाद जो दूसरा आपको देखने को मिलता है, ग्रीष्म ऋतु के बाद दूसरा वो है आपका वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद यदि हम बात करें तो शरद ऋतु। ठीक है, 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। किसके आधार पे? तापमान, तापमान के साथ साथ वर्षा और वायुदाब के आधार पे 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब एक एक की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु की यदि हम बात करें तो बिहार में ग्रीष्म ऋतु की जब आप बात करते हो तो मध्य मार्च से मध्य जून तक की बात होती है। मध्य मार्च से मध्य जून तक ये इसका समय होता है। मध्य मार्च से मध्य जून तक इसका समय होता है ग्रीष्म ऋतु का। इसमें भी यदि हम बात करें एक एक करके, मध्य मार्च से हमने शुरुआत किया है, तो आइए मध्य मार्च से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसको मध्य मार्च से मध्य जून को कई भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला आपका आ गया मध्य मार्च। ठीक है, मार्च के बाद आगे बढ़ेंगे तो कौन सा महीना आएगा? मार्च के बाद आपका अप्रैल आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल आपका हो गया। अप्रैल के बाद यदि हम बढ़ेंगे तो मई आपका आ गया। मई के बाद आपका मध्य जून आ गया। ठीक है, ये हमने वर्गीकरण किया था, उसी के अंतर्गत हम इन चीजों को देख रहे हैं। अब इसमें आपने देख लिया मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक की चर्चा यहाँ पे आपने देख लिया। अब एक एक करके यदि हम बात करें मध्य मार्च की, तो मध्य मार्च में तो सामान्य गर्मी शुरू होती है। ठीक है, अप्रैल की यदि हम बात करें तो सबसे कम आर्द्रता वाला महीना ये होता है बिहार में। अप्रैल माह जो होता है ये सबसे कम आर्द्रता वाला महीना होता है, कम आर्द्रता वाला महीना। ठीक है, सबसे कम आर्द्रता वाला यह महीना अप्रैल का आपको देखने को मिलता है। और अप्रैल के बारे में यदि हम बात करें बिहार के संदर्भ में, तो इसमें कारण क्या देखने को मिलता है? कारण यह देखने को मिलता है कि यहाँ पे अप्रैल माह में तापन अधिक होता है, अत्यधिक तापन होता है। क्योंकि अप्रैल माह की बात हम कर रहे हैं तो सूर्य का मूवमेंट याद रखिएगा कि सूर्य विषुवत रेखा पर कब था? मार्च माह में था। मतलब मार्च माह में जब सूर्य विषुवत रेखा पे था 21 मार्च को, और अब आप अप्रैल की बात कर रहे हो, मतलब विषुवत रेखा से अब यह उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ चुका है। और ऐसे में आपको पता होगा कि अब धीरे धीरे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ गया 21 मार्च के बाद। तो उत्तरी गोलार्ध में आ गया तो गर्मी कहाँ बढ़ेगी? उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि तापन क्या है? अत्यधिक है। और अत्यधिक तापन के कारण क्या है? तापन अत्यधिक होता है, और अत्यधिक तापन के कारण क्या होता है? वायु जो है वो शुष्क हो जाती है। अत्यधिक तापन के कारण वायु क्या हो जाती है? वायु शुष्क हो जाती है, वायु में शुष्कता आ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें मई माह की, तो मई माह क्या है? सबसे गर्म महीना होता है, सबसे गर्म महीना होता है मई माह, सबसे गर्म महीना। क्योंकि अब सूर्य जो है आप जानते हैं जून में कहाँ चमकता है? जून में चमकता है विषुवत कर्क रेखा पे। तो मतलब अब सूर्य 8 डिग्री अक्षांश के उत्तर में मूव कर चुका है। परिणाम क्या होता है? क्योंकि सबसे गर्म महीना है
और सबसे गर्म महीना होने के कारण क्या है कि अब यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। और जो जल बॉडी होंगे, जो जल निकाय होंगे, जो वाटर बॉडी होंगे, वहां से क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो गंगा नदी से अब वाष्पीकरण होता है। और आपको एक चीज, स्थल समीर और आपने समुद्र समीर, दो चीजें पढ़ा होगा ना, स्थल समीर किसे बोलते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। तो आपको पता होगा, जैसे आप किसी तटीय राज्य में यदि आप मूव कर रहे हैं, किसी तट पे आप टहल रहे हैं, और विशेष रूप से दिन में, तो आपको देखने को मिलता है कि हवाएं जो हैं वो मूव कहाँ से करती हैं, वो स्थल मार्ग की तरफ मूव करती हैं जल निकाय से। ठीक है, क्यों, उसके कारण के पीछे अभी बताऊंगा कि क्या कारण है। लेकिन अभी इतना समझिए कि गंगा जो नदी का एरिया है, जो नदी तंत्र है, ये काफी गर्मी क्योंकि पूर्व में ही यहाँ पे पड़ रही है, बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसके कारण यहाँ से वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। और परिणाम स्वरूप जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं उनमें एक क्षेत्रीय पवन बहने लगती है, जिसको लू कहते हैं। ठीक है, एक क्षेत्रीय पवन बहने लगती है। कारण क्या है, अभी इसको आगे हम समझेंगे। और लू की उत्पत्ति की यदि हम कारण की बात कर लें कि लू की उत्पत्ति कैसे होती है, तो क्षेत्रीय ताप विषमता जो होती है वही उसका एक प्रमुख कारण है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वहां से चीजें आपकी ज्यादा समझ में आ जाएंगी। अब जब हम बात करते हैं मध्य जून की, ठीक है, मध्य जून की जब हम बात करते हैं, तो मध्य जून में आपको देखने को मिलता है कि अब मानसून का आगमन भी हो चुका है, मानसून के पूर्व की स्थिति है। और बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाले चक्रवात हैं, आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी में कई सारे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाले चक्रवात हैं उनका प्रभाव अब बिहार में देखने को मिलता है। और उन्हीं के कारण क्या होती है कि बिहार में मानसून पूर्व जो है वो वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विभिन्न, जैसे एक आपकी पवन चलती है जिसके कारण ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें, नार्वेस्टर का नाम आपने सुना होगा, नार्वेस्टर का नाम आपने सुना होगा, काल बैसाखी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो विभिन्न चक्रवात हैं जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं, उनके प्रभाव के कारण जो है वो बिहार के कुछ क्षेत्रों में वर्षा आपको देखने को मिलती है, मानसून पूर्व वर्षा आपको देखने को मिलती है। अब बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात उठते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, काल बैसाखी हो गया, आम्र वर्षा हो गया, ये चक्रवात हैं। कारण क्या है यदि हम बात करें, तो कारण वही है कि ताप यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया कि स्थल खंड और जल खंड की यदि हम बात करते हैं, तो क्योंकि स्थल खंड जो हमारा होता है वो आपको बहुत जल्दी गर्म होता दिखता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जब जल निकाय की बात करते हैं तो वो देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। और इसी ताप विभिन्नता के कारण आपको कुछ स्थलीय पवनों की उत्पत्ति भी आपको विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ताप विभिन्नता के कारण। ठीक है, तो इसको आप, क्योंकि आपके पास जो भी पुस्तक होगी उसमें बहुत अच्छे से दिया होगा, तो वहां से इसको नोट कर लेना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अन्य बिंदुओं के बारे में। ठीक है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों की बात हो गई, मानसून पूर्व वर्षा की बात हो गई, क्यों होता है, सूर्य की अवस्थिति के कारण होता है, वो सारी चीजें हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं मानसून पूर्व वर्षा के बारे में। और मानसून पूर्व वर्षा के संदर्भ में जब हम बढ़ते हैं तो वहां पे जून माह की बात आती है। जून माह की हमने चर्चा कर लिया कि किस प्रकार से यहाँ पे नॉर्वेस्टर जो पवन है उसके कारण आपको वर्षा देखने को मिलती है, जो बंगाल की खाड़ी से उठती है। और इसमें भी दो प्रकार आपने इसके देखे, एक आपने देखा काल बैसाखी, दूसरा जो इसमें आपने प्रकार देखा वो देखा आम्र वर्षा। ये दोनों का प्रभाव बिहार में देखने को मिलता है। और इन्हीं के कारण बिहार में जो आम की फसल होती है वह भी अब पकना शुरू हो जाती है, उसमें भी अब आपको देखने को मिलता है मिठास आ जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम वर्षा ऋतु की। तो ये गर्मियों के बारे में बात हो गई। अब दूसरा जो फैक्ट है वो है वर्षा ऋतु के बारे में, क्योंकि अब मध आप कहते तो मानसून पूर्व वर्षा की बात हो गई थी, तो अब वर्षा ऋतु की यदि हम बात करें तो वर्षा ऋतु का भी जो समय है बिहार में, उसमें भी आपको देखने को मिलती हैं बहुत सारी चीजें। जैसे बिहार में जो वर्षा होती है वो मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। बिहार में जब हम वर्षा की बात करते हैं, बिहार में वर्षा
बिहार में जब वर्षा की बात करते हैं तो बिहार में वर्षा तीन प्रकार की देखने को मिलती है। एक होती है संवहनीय वर्षा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं, कैसे होती है, कारण आपने पढ़ा ही होगा, तो कारणों में नहीं जाना है। संवहनीय वर्षा के बाद दूसरा आपको देखने को मिलती है मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा। और तीसरा आपको देखने को मिलती है चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। तीन प्रकार की वर्षा, संवहनीय वर्षा, मानसूनी वर्षा और चक्रवातीय वर्षा, ये तीनों आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अब एक एक करके हम इनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संवहनीय वर्षा। सबसे पहले जो चर्चा होगी वो होगी संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं इस समय, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जून माह, तो जून माह आप जानते हैं सूर्य अब कर्क रेखा के पास पहुंचने वाला होता है और कर्क रेखा पर लंबोत चमकता है जून माह में ही सूर्य। क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे सूर्य कर्क रेखा के आसपास है, तो कर्क रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां पे इसकी किरणें लंबवत पड़ रही हैं वहां पे तो तापन अत्यधिक होगा, लेकिन ऐसे क्षेत्र जो इसके आसपास हैं वहां पर भी तापन अत्यधिक होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पर भी आपतित हो रही हैं, वहां पर भी पड़ रही हैं, भले ही वो लंबवत नहीं पड़ रही हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि पूरा का पूरा जो स्थल खंड है वो बहुत गर्म हो जाता है, और अत्यधिक वर्षा के कारण ही यहाँ पे संवहनीय वर्षा, अत्यधिक गर्मी के कारण ही संवहनीय वर्षा देखने को मिलती है। संवहनीय वर्षा में क्या है, मान लीजिए कोई जल निकाय उदाहरण के तौर पे, अब ये गर्म सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं तो ये गर्म होगा, यहां से गर्म होगा तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा ना, क्योंकि पानी वाष्प बनकर तो उड़ेगा, तापमान यहाँ पे ज्यादा है, वाष्पीकरण होगा। जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यहाँ पे होगी, और इसके कारण, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो भाप रूप में, वाष्प रूप में जो जल है वो उड़ता है और ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, क्योंकि स्थल खंड, ये स्थल खंड, यहाँ पे ताप क्या है, बहुत अधिक होता है। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं ताप घटता जाता है, और उसका एक रेशियो भी हमने पढ़ा है, यदि आपको याद हो, कि प्रत्येक किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस ताप की कमी होती है। मतलब जैसे जैसे आप प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर बढ़ोगे 6.5 डिग्री सेल्सियस ताप की कमी आपको देखने को मिलती है। तो ताप की कमी, क्योंकि यहाँ पे स्थलखंड जहां से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या वाष्पीकरण की क्रिया हो रही थी, यहाँ पे ताप बहुत ज्यादा था। अब ये जब भाप बनकर ऊपर उड़ रहा है तो आगे ताप कम देखने को मिलेगा, जैसे जैसे ऊंचाई पे बनेंगे ताप कम देखने को मिलेगा, और जहां पे ताप कम हो जाएगा वहीं पे संघनन की प्रक्रिया हो जाएगी और ये बादलों का रूप ये ले लेंगे। और बादलों का रूप ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे बहुत ज्यादा ताप है, तो यहाँ पे वर्षा भी आपको मूसलाधार देखने को मिलती है, जिसको संवहनीय वर्षा आप कहते हैं। दूसरा प्रकार जो आपको देखने को मिलता है वो है मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा की बात करें तो आपने देखा कि बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है, जो कि बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है, उसी के द्वारा वर्षा होती है। तो मानसूनी वर्षा वहां से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, कि मानसूनी वर्षा किस पवन के द्वारा होती है। अब इसके बाद बात आती है चक्रवातीय वर्षा की। चक्रवातीय वर्षा की जब बात करते हैं तो दो प्रकार की, एक तो है चक्रवातीय वर्षा में जब हम बात करें तो दो प्रकार की चक्रवातों से वर्षा होती है। एक है बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात, ठीक है, और एक है भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात। ठीक है, मतलब दो प्रकार से बिहार में चक्रवातीय वर्षा देखने को मिलती है। यदि हम इनमें बात करें तो पहला नार्वेस्टर आता है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से होती है। मानसून पूर्व वर्षा होती है, अभी हमने पढ़ा था। काल बैसाखी आम्र वर्षा अभी हमने पढ़ा था। मानसून पूर्व वर्षा होती है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमने देखा था भूमध्य सागर से उठने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ हैं उनके कारण भी वर्षा देखने को मिलती है। और ये कब देखने को मिलती है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कब देखने को मिलती है, ये शरद ऋतु में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया कि बिहार में जो वर्षा प्राप्त होती है
संवहनीय वर्षा भी होती है, मानसूनी वर्षा भी होती है और चक्रवातीय वर्षा भी होती है। ये तीनों प्रकार हमने बिहार के मानसून के संदर्भ में हमने समझ लिया। अब मानसून के आगमन की यदि हम बात करें कि बिहार में मानसून का आगमन कब होता है, बिहार में मानसून का आगमन, मानसून का आगमन बिहार में मानसून के आगमन की अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आप जानते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। हमने अभी आपको बताया कि ये भारतीय भूमि है और यहां से ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा है यही अंदर प्रवेश करती है और इसी के द्वारा बिहार में वर्षा होती है। तो पहला दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा बिहार में वर्षा होती है। दूसरा, इनकी कौन सी शाखा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, तो इनकी बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा ये आगमन होता है। जब आपने मानसून पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब यदि हम बात करें बिहार में प्रवेश कैसे होता है, बिहार में प्रवेश कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार में मानसून का जो प्रवेश है वो किशनगंज से होता है। कहां से होता है, किशनगंज से होता है और यहीं पर सबसे ज्यादा वर्षा भी आपको देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा ताप कहां पे देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा ताप आपको गया में देखने को मिलता है। और गया में क्यों देखने को मिलता है, गया में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि एक तो ये पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र होने के कारण सूर्यतप यहाँ पे अत्यधिक पड़ता है वैसे भी, और दूसरा यहाँ पे वृक्षावरण बहुत कम है, आपके ये ना के बराबर है, जिसके कारण ये जो पूरा का पूरा पठार है ये बहुत अधिक तपने लगता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी आपको देखने को मिलती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आगमन होता कब है किशनगंज में, तो ये 8 से 12 जून के मध्य होता है। ठीक है, 8 से 12 जून के मध्य बिहार में मानसून का आगमन किशनगंज के माध्यम से हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जून माह के लास्ट तक, जून माह के अंतिम सप्ताह तक ये मानसून पूरे बिहार में फैल जाता है और पूरे बिहार में मानसूनी वर्षा आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि हम बात करें न्यूनतम वर्षा कहां पे होती है, तो न्यूनतम वर्षा आपको देखने को मिलता है जहानाबाद। बिहार में न्यूनतम वर्षा आपकी होती है जहानाबाद में, सर्वाधिक वर्षा आपकी होती है किशनगंज में। बिहार के संदर्भ में पूर्व में ही हमने पढ़ा, जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ मूव करने लगते हैं वर्षा का रेशियो कम होने लगता है। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण मूव करने लगते हैं वहां पर भी वर्षा का रेशियो कम होता है। मतलब मान लीजिए ये रफली आपका बिहार का मैप है, ये रफली बिहार का मैप है, तो देखने को मिलता है कि जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण जाओगे वर्षा का रेशियो कम, जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम जाओगे वर्षा का रेशियो कम। पूर्व से पश्चिम वाला तो हमने कारण समझ लिया कि हवाओं में जो नमी होती है ये वर्षा करती हुई आगे बढ़ती जाती है और हवाओं में धीरे धीरे नमी कम हो जाती है क्योंकि बीच में उस प्रकार के कोई बड़ा जल निकाय नहीं है जिससे ये नमी धारण कर सके। हालांकि गंगा की जो शाखाएं हैं, गंगा नदी से नमी तो धारण करती है और उसी के कारण आप कह सकते हो पश्चिम तक वर्षा देखने को मिलती है। उत्तर से दक्षिण वाला कॉन्सेप्ट जब हम बात करें, क्योंकि उत्तर में बड़े बड़े पर्वत आपको देखने को मिलते हैं, हिमालयन रेंज देखने को मिलती है, इसके कारण क्या होता है मानसूनी पवनें हिमालय से टकराकर यहाँ पे वर्षा कर देती हैं। लेकिन दक्षिण के संदर्भ में इस प्रकार से कोई निकाय, कोई स्थलाकृत नहीं है जिसके कारण यहाँ पे वर्षा कम होती। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भारत में मानसून का आगमन कैसे होता है, ये आपने पढ़ा है, इसके बारे में हम बहुत नहीं जाएंगे। सबसे पहले दो से तीन चीजें आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, उदाहरण के रूप में ये मान लीजिए आपका भारत का मैप हो गया। ठीक है, ये आपका भारत का मैप हो गया, ये आपकी हो गई विषुवत रेखा। ठीक है, अब मानसून भारत में आएगा कब, मानसून भारत में तब आएगा जब सूर्य का मूवमेंट उत्तरी गोलार्ध की तरफ होगा। मतलब जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी भारत में मानसून का आगमन होगा। अब सूर्य उत्तरायण कब होगा इसके बारे में आपने पढ़ा है। सूर्य उत्तरायण कब होगा ये आपने पढ़ा है ना, कि मकर रेखा पर कब चमकता है, 22 दिसंबर। मतलब 22 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। मतलब 22 दिसंबर को मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में है तो अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगता है और आपने देखा है कि मार्च माह तक आते आते ये विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। क्योंकि आपने क्या देखा था, 21 मार्च की वो तिथि होती है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। मतलब 21 मार्च पे सूर्य आपका यहां तक आ जाता है।
अब सूर्य जैसे जैसे मूवमेंट करता है, ITCZ एक शब्द होता है, आपने पढ़ा होगा, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यदि आपने नहीं पढ़ा है, मानसून जाके फिर से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे सूर्य मूवमेंट करता है, ये ITCZ जो होता है ये इसी के आगे आगे चलता है। मतलब सूर्य यदि विषुवत रेखा पर पहुंचा है तो ITCZ इसके कुछ अक्षांश आगे ही रहेगा। और ITCZ पे क्या होता है कि यहाँ पे हवाएं जो हैं आके मिलती हैं और नीचे बैठती हैं। मतलब जो गर्म हवा है और जो ठंडी हवा है यहीं पर आकर आपस में टकराती है। ITCZ खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो सूर्य जैसे विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ा तो क्या हो गया, अब ITCZ क्योंकि उत्तर की तरफ विक्षेपित हो गई। मतलब जो हवाएं पहले 21 मार्च तक केवल विषुवत रेखा तक आती थी, जो मानसूनी पवने केवल विषुवत रेखा तक आती थी, अब वही मानसूनी पवने अप्रैल माह में क्या कर जाएंगी, क्योंकि हमने देखा था कि 8 डिग्री अक्षांशों की लगभग गति करता है। मान लीजिए 8 डिग्री की बात करें तो भारत का विस्तार भी तो लगभग 8 डिग्री से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे मतलब यदि हम बात करें 8 डिग्री की बात करें, अप्रैल माह की बात करें, तो अप्रैल माह में जो पहले मार्च माह में मानसूनी पवने सिर्फ विषुवत रेखा तक आती थी क्योंकि ITCZ यहीं पे था, वो अब अप्रैल माह में यदि हम बात करें तो वो 8 डिग्री अक्षांश तक आने लगी। मतलब मानसूनी पवने यहां तक आने लगी और इसी प्रकार से ये बढ़ती रहती है। मानसून का टॉपिक है इसलिए हम इस पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब मानसूनी पवनों का नाम कैसे रखा जाता है, तो इनकी टेल के आधार पे, जिस दिशा से है उसके आधार पे नामकरण होता है। यह आपको पता होना चाहिए, जिस दिशा से आती है उस दिशा से नामकरण होता है। दूसरा पता होना चाहिए कोरियोलिस बल, क्योंकि कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है जब मानसूनी पवने गोलार्ध विषुवत रेखा को क्रॉस करती हैं, चाहे वो उत्तर आए या दक्षिण आए, तो वहां पे कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है और उसी के कारण उनकी जो दिशा होती है वो आप कह सकते हो कि उनकी दिशा निर्धारित होती है। कहीं क्लॉकवाइज मूवमेंट करती हैं, कहीं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती हैं। वो मानसून का विषय है तो उस पर हम अभी यहाँ पे नहीं जाएंगे, नहीं तो हम अपनी दिशा से विमुख हो जाएंगे। ठीक है, अब बिहार में वर्षा की यदि हम बात करें तो औसत वर्षा कहां पे कितनी देखने को मिलती है। बिहार में औसत वर्षा की बात करें तो 109 सेंटीमीटर से लेकर के आपको 1009 आप कह सकते हो मिलीमीटर तक, या आप कह सकते हैं औसत वर्षा की यदि हम बात करें तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि 109 सेंटीमीटर औसत वर्षा देखने को मिलती है। मिलीमीटर में यदि हम बात कर लें तो 1009 मिलीमीटर औसत वर्षा बिहार में देखने को मिलती है। हमने पढ़ ही लिया कि किस रेशियो में जाने पे, किस तरफ जाने पे वर्षा का जो अनुपात है वो कम होता जाता है। उसको हमने देख लिया कि जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण बढ़ते हैं वर्षा का रेशियो कम होता है, जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम बढ़ते हैं वर्षा का अनुपात कम होता है। दोनों के कारणों को भी हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे समझा। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा जो वर्षा बिहार में होती है तो आपको कितना प्रतिशत इससे देखने को मिलता है। बिहार में जो वर्षा होती है उसका 90% जो योगदान है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का योगदान बिहार में वर्षा में 90% तक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यह वर्षा 3 से 4 माह तक लगातार होती है। इसके बाद क्या होता है, आप जानते हैं कि जून माह में सूर्य क्या है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कब चमकता है कर्क रेखा पर लंबवत? 21 जून को चमकता है। मतलब 21 जून के बाद सूर्य अब दक्षिणायण होने लगेगा, मतलब सूर्य का मूवमेंट अब दक्षिण की तरफ होने लगेगा। मतलब जो मानसूनी पौने मान लीजिए 21 जून तक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आती थी, अब वही मानसूनी पौने धीरे धीरे कम हटने लगेंगी, भारतीय भूभाग से दूर जाने लगेंगी, क्योंकि अब सूर्य दक्षिण की तरफ मूव कर रहा है। और जून जुलाई में यदि हम बात कर लें तो मानसूनी पौने जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 16 डिग्री अक्षांशों तक ही आती है। मतलब हमने पढ़ा था ना सूर्य का मूवमेंट एक माह में 8 डिग्री, तो इसी प्रकार से आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या कि जब मानसून भारत से जाता है, तो ITCZ जो होता है ये अब सूर्य के पीछे पीछे रहता है। ठीक है, जब भारत में मानसून आता है तो ITCZ सूर्य के आगे आगे रहता है, और जब मानसून भारत से जाता है तो ITCZ ये सूर्य के पीछे पीछे रहता है। ये भी आपको
पता होना चाहिए। क्या फैक्ट है, क्या रीजन है, मानसून जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा। ये हमारा विषय नहीं है, क्योंकि यदि हम उस पर जाएंगे तो काफी समस्या हो जाएगी, काफी समय आपका हो जाएगा। अब जो मानसून लौटती है, मतलब 22-21 जून के बाद जो मानसून लौटने लगती है, उसका एक मैप भी यहाँ पे हमने रखा है, तो इससे ज्यादा समझ में आएगी। तो इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून शाखा की उत्तरी पूर्वी शाखा। और इसको मानसून का आप कह सकते हो, दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन। क्या बोलते हैं? मानसून का प्रत्यावर्तन इसको बोलते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और जब मानसून के प्रत्यावर्तन की बात करते हैं, ये मैप आपको काफी कुछ सिखाएगा, काफी कुछ ये आपको समझाएगा। आइए इसको देख लेते हैं। अब इसमें अब आप देख रहे होंगे तो मानसून का प्रत्यावर्तन, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये मानसून के प्रत्यावर्तन को दर्शा रहा है। मतलब अब लौटती हुई मानसून आपने सुना होगा, शीत ऋतु वाली मानसून आपने सुना होगा, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि शीत ऋतु की जो मानसून है, जब उसकी बात करते हैं, मतलब मानसूनी पौने अब भारतीय भूभाग से दूर जा रही हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि ये जो लौटती हुई मानसून है, ये बिहार में वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि बिहार में इनको कोई अवरोध नहीं मिलता है। ठीक है, कोई ऐसा स्थलाकृत नहीं मिलता है जो इन मानसूनी पवनों को रोक सके। हालांकि नमी इनमें होती है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर लौटती हैं, और ये वर्षा कहाँ करती हैं? ये आके दक्षिण भारत में वर्षा करती हैं। दक्षिण भारत की जो आपने पहाड़ियां सुना होगा, सारी अनाई मुड़ी हो गया, अनाई मुड़ी रेंज हो गया, और ये सब जो पहाड़ियां यहाँ पे दक्षिण भारत में देखने को मिलती हैं, ठीक है, अन्नामलाई, तो इन सब से टकराकर दक्षिण भारत में कई सारी पहाड़ियां हैं, तो जो लौटता हुआ मानसून है, ये विशेष रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा करता है, क्योंकि वहां की पहाड़ियों से टकराकर वहां पे भारी बारिश होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि बिहार में जो वर्षा है वो निर्भर करती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पे। मानसून के प्रत्यावर्तन या लौटते हुए मानसून से बिहार में कोई वर्षा नहीं होती। ठीक है, यह हमें समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं शीत ऋतु के बारे में, शरद ऋतु के बारे में, कि शरद ऋतु क्या है बिहार के संदर्भ में। बिहार में जब शरद ऋतु की हम बात करते हैं, देखो ग्रीष्म ऋतु की हमने बात कर लिया, वर्षा ऋतु की बात कर लिया, दो चीजें हमने समझ ली। अब हम बात करने वाले हैं शरद ऋतु की। बिहार में शरद ऋतु की हम बात करने वाले। बिहार में जब आप शरद ऋतु की बात करते हो, तो यहाँ पे आपको समझना है कि मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक ये देखने को मिलता है। कहां से कहां तक? मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। ठीक है, तो मध्य अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मध्य मार्च। ठीक है, मतलब बिहार में शरद ऋतु का जो प्रभाव है वो मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक आपको देखने को मिलता है। मध्य अक्टूबर तक जब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मानसूनी पवनें अब पूरी तरह से भारतीय भूभाग से लौट चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। मतलब 23 सितंबर को जो मानसूनी पवनें हैं वो विषुवत रेखा पर पहुंच गई हैं, और हम अक्टूबर माह की बात कर रहे हैं। मतलब मानसूनी पवनें अब पूरी तरह से भारत से जा चुकी हैं, भारतीय भूभाग से जा चुकी हैं। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि अब पूर्वी जेट का भी प्रभाव समाप्त हो गया है, पछुआ पवन का प्रभाव अब यहाँ पे आता है, और यही जो पछुआ पवन है, यही अब यहाँ पर ठंड लेकर आती है। यही जो पछुआ पवन आपको देखने को मिलता है, यही अब यहाँ पे ठंड लेकर आती है, और ठंड यहीं पे शुरू होती है। नवंबर दिसंबर में यदि हम बात करें, सामान्य ठंडक रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सर्दी देखने को मिलती है वो जनवरी माह में देखने को मिलती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडक होती है। सबसे ज्यादा ठंड जो है वो जनवरी माह में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको बता दें कि अब तापमान जो है ये लगभग 2 से 3 डिग्री, 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान यहाँ पे आपका जनवरी माह में आपका हो जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है,
तो सबसे न्यूनतम तापमान वाला जो जिला है वो भी है गया। याद रखिएगा, सबसे न्यूनतम तापमान वाला जो जिला है वो गया है, क्योंकि यहाँ पे महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें आपको यह भी पता हो गया कि सूर्य कब चमकता है विषुवत रेखा पर, सूर्य कब चमकता है कर्क रेखा पर, सूर्य कब चमकता है मकर रेखा पर। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ मानसून समझना है, जलवायु समझना है, तो सिर्फ सूर्य का मूवमेंट याद रखो, तिथियां याद रखो, 4 तिथियां याद रखो कि कब विषुवत रेखा पर लंबोत चमकता है 2 बार, कब कर्क रेखा पर लंबोत चमकता है और कब मकर रेखा पर सूर्य लंबोत चमकता है। यदि ये चारों तिथियां आपको याद हैं तो आप मानसून को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हो और जलवायु को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो सूर्य का मूवमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हम पश्चिमी विक्षोभ की बात कर लें, तो पश्चिमी विक्षोभ की जब बात करते हैं तो शीत शरद ऋतु में यह उत्पन्न होता है, और शरद ऋतु में उत्पन्न होने के कारण जो है ये बिहार के ठंडक को और बढ़ा देता है, और ये पश्चिमी जेट प्रभाव के द्वारा भारत में पहुंचता है। पश्चिमी जेट प्रभाव के द्वारा जब ये भारत में पहुंचता है तो आपको देखने को भी मिलता होगा, चाहे वो फरवरी का महीना हो, चाहे वो मार्च का महीना हो, आपको बारिश देखने को मिलती होगी। तो जो शीत ऋतु में जो आपको बारिश विशेष रूप से देखने को मिलती है, इसका जो जिम्मेदार है वो यही होता है पश्चिमी विक्षोभ, और ये रबी की जो हमारी फसलें होती हैं उनके लिए हानिकारक भी होता है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है, और पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न कहां से होता है, भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है ये बात का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है, बिहार राज्य विशेष का विषय नहीं है, तो इसलिए इस पर हम नहीं जाएंगे। तो एक चीज और याद रखिएगा, जिनको समझ में ना आ रहा हो भूगोल, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि बिहार का अध्ययन करने से पहले जरूरी है आपको भारत का इतिहास पता हो, भारत का भूगोल पता हो, भारत की अर्थव्यवस्था पता हो और भारत की राज्य व्यवस्था पता हो। मतलब बिहार राज्य विशेष को सबसे अंत में पढ़ना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि इतिहास पढ़ोगे बिहार का, वो भी लिंक होगा आधुनिक भारत के इतिहास से, भूगोल पढ़ोगे वो भी लिंक होगा भारत के भूगोल से, भौतिक भूगोल से। तो जरूरी है पहले वहां पे चीजों को तैयार करो, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे आज की जो ज्यादातर चीजें हैं, यदि आपने मानसून नहीं पढ़ा है तो आधी चीजें उड़ जाएंगी, नहीं समझ में आएंगी। तो जरूरी है मानसून पहले पढ़ के आओ, फिर इसको अध्ययन करो। ठीक है, और कल के सेशन में हम देखेंगे नदी तंत्र के बारे में। 2 चीजें हैं, दोनों में से कोई एक देखा जाएगा। यदि हम नदी तंत्र के बारे में देखते हैं तो मृदा के बारे में उससे बाद में देखेंगे, और देखना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि हमने जलवायु पढ़ा, जलवायु के बारे में नदी तंत्र पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी नदी है, कैसा, क्योंकि नदियों द्वारा ही ज्यादातर तो मैदानी क्षेत्र है, तो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से ही मैदानों का निर्माण हुआ है, तो हम ज्यादा अच्छे से मृदा को समझ पाएंगे। इसलिए नदी तंत्र को हम कल देखेंगे और उसके बाद फिर हम मृदा को देखेंगे। तो आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। इसमें कुछ नोट नहीं कराना है, आपके पास जो पुस्तकें हैं उससे पढ़ लीजिएगा। इसमें क्यों बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें जो जानकारी आपको इस सेशन में दी गई है आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी। पुस्तकों में सिर्फ सामान्य जानकारियां होती हैं, जैसे 3 भागों में मौसम को बांट दिया होगा, ठीक है, और इसके बारे में समय दे दिया होगा, यहाँ पे ये मौसम होता है, यहाँ पे ये, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।